कैनवस ऑब्सेशन RS नॉवल स्टोरी CH10 शादी। राधे राधे। सुबह का टाइम, आज शादी थी इसलिए सभी लोग काम कर रहे थे या यूं कहे कि सारे सर्वेंट को काम करते हुए देख रहे थे और उन्हें इंटरेक्शंस दे रहे थे। सर होटल बहुत ही अच्छी तरीके से सजा दिया गया था। बीच के गार्डन में ही मंडप लगा हुआ था जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। उसे मंडप में गोल्डन रंग के पिलर्स बनाए हुए थे। मंडप देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था कि लोग उसे देखते ही रह जा रहे थे। एकांश का रूम। एकांश ने गोल्डन से जारी हुई शेरवानी पहनी थी। उसकी शेरवानी का कलर भी गोल्डन था जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एकांश मिरर के सामने खड़े होकर अपनी शेरवानी को ठीक कर ही रहा था कि तभी नैना और राशि दोनों ही रूम में आती है। नैना अपने भाई को इतना हैंडसम देखकर चाहते हुए कहती है, वाह भाई आप कितनी स्मार्ट लग रहे हैं सच में। उसकी बात सुनकर एकांशु राशि के तरफ आता है और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल किसी अनजान की तरह। एकांश की बात को सुनकर राशि खुश हो जाती है और एकांश के गले लग जाती है और एकदम पोलाइट वे में कहती है, थैंक यू भाई। राशि नाम ब्लू रंग का लहंगा पहना हुआ था जिसमें डायमंड से कढ़ाई की गई थी, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी वहां पर अभय और ओंकार भी आ जाते हैं। जैसे ही अभय की नज़र राशि पर पड़ती है तो उसकी नज़र उसी पर टिक जाती है। वो एकटक राशि को देखने लगता है। राशि जब अभय को खुद को ऐसे देखा पाती है तो वो थोड़ा शर्मा जाती है और ओंकार के पास जाकर उसके गले लग जाती है ताकि अभय अपने होश में आ जाए और उसके दोनों भाई इस बात को नोटिस ना कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं राशि भी अभय को अपनी तिरछी नज़रों से देख रही थी क्योंकि अभी भी आज बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। अभय और ओंकार का आउटफिट लगभग से था। दोनों ने ही पिंक कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था, बस दोनों की डिजाइन्स और कढ़ाई के कलर अलग थे। सभी नैना एकांत के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठा देती है और फिर एकांश का नज़र उतरती है और फिर एकांश के गले के पीछे अपनी आंखों से काजल निकाल कर लगा देती है। फिर कहती है, मेरे बेटे को किसी की नज़र ना लगे। तभी अभय कहता है, आंटी आप चिंता मत कीजिए, इसे किसी की नज़र नहीं लग सकती क्योंकि ये नज़र को भी नज़र लगा देता है और बेचारा नज़र भी इसके नज़र को देखकर सुसाइड कर लेता है। उसकी ये बात सुनकर राशि और ओंकार हंसने लगे, वही नैना और एकांश उसे घूरने लगे। नैना और एकांश का इतना सीरियस फेस देखकर अभय चुप हो गया और साथ में राशि और ओंकार भी। फिर नैना एकांश को साफा बांधते हैं और फिर सबके तरफ देखकर कहती है, कोई भी गड़बड़ या बदमाशी करने की सोचना भी मत और जब मैं तुम लोगों को नीचे बुलाऊं तब एकांश को लेकर आ जाना। और इतना कहकर नैना वहां से चली जाती है। असल में नैना इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि नैना चाहती थी कि उसके बेटे की शादी बहुत अच्छे से हो और उसकी बहू बहुत ही अच्छी हो, लेकिन यहाँ तो कुछ भी वैसा नहीं हो रहा था जैसा नैना ने सोचा था, इसलिए वो थोड़ा उकारी उकारी थी। नैना के वहां से जाने के बाद राशि भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। तभी एकांश अपने बेड से उठता है और अपने कवर्ड में जाकर एक फाइल निकलता है और उसे फाइल को ले जाकर ओंकार को देते हुए कहता है, जो और जाकर अक्षिता से इन पेपर्स पर साइन करवा लो। एकांश की बात सुनकर अभय उसे फाइल को ओंकार के हाथ से ले लेता है और कहता है, क्या है इस पेपर्स में जिससे मैं तुझे अक्षिता की साइन की जरूरत है। इतना कहकर वो फाइल ओपन करता है और उसकी आंखें फैल जाती है। वन पेपर्स को देखकर अभय थोड़ा गुस्से में कहता है, ये क्या है, अभी तो फेरे भी नहीं हुए और तुम उसे डिवोर्स पेपर भिजवा रहे हो, और यह क्या, तुमने तो साइन भी कर दिए हैं इस पर। उसकी बात पर एकांश अपनी कोल्ड टोन में कहता है, मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो करने दो, वैसे भी क्या पता वो लड़की मुझे शादी के बाद डिवोर्स ना दे, इसलिए मैं पहले ही उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करवा दे रहा हूँ। उसकी बात सुनकर अभय कहता है, वो ऐसा क्यों करेगी जबकि वो भी तो तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है। फिर कुछ सोचकर अभय कहता है, और तुम कब तक उस सीक्रेट क्वीन के पीछे पड़े रहोगे, पता नहीं कहाँ है, रहती है, क्या करती है, कैसी दिखती है, कुछ भी उसके बारे में नहीं पता है। अभय की बात सुनकर एकांश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। उसको स्माइल को देखकर ओंकार कहता है, 1 मिनट भाई, आपकी ये स्माइल मतलब आपको वो सीक्रेट क्वीन मिल चुकी है क्या। ओंकार की बात पर अभय भी ध्यान देता है और वो भी एकांश के चेहरे पर वो स्माइल देखा है और फिर कहता है, क्या सच में तुम्हें वो सीक्रेट क्वीन मिल चुकी है। उन दोनों की बात पर एकांश कुछ नहीं कहता, बस अपनी गर्दन हमें हिला देता है। वो दोनों आगे कुछ कहते हैं उससे पहले ही एकांश कहता है, अब तुम दोनों जाओ और इस पेपर पर अक्षिता का सिग्नेचर लेकर आओ। एकांश की बात सुनकर अभय और ओंकार दोनों ही उसके रूम से निकल जाते हैं। अभय इरिटेट होते हुए ओंकार से कहता है, मैं नहीं जा रहा शादी से पहले डिवोर्स करवाने, तुम ही जाकर उस लड़की से सिग्नेचर लेकर आओ, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। उसकी बात सुनकर ओंकार उससे कुछ कह पाता अभय अपने रूम की तरफ चला गया और मजबूरी में ओंकार को ठाकुर के होटल में जाना पड़ा। अक्षिता का रूम। अक्षिता को उसकी ब्यूटिशियन सजाकर जा चुकी थी। अक्षिता आज बाला की खूबसूरत लग रही थी। उसने रेड कलर का लहंगा पहना था जिस पर डायमंड का वर्क था, कानों में बड़े बड़े झुमके थे, गले में रानी हार। अक्षिता का एक दुपट्टा उसके शोल्डर से लटका हुआ था
और उसका दूसरा सिरा उसके हाथ के कलाई में लिपटा हुआ था, और एक नेता का दुपट्टा जिसमें सोने की कढ़ाई की हुई थी और बीच बीच में डायमंड लगे हुए थे, उसे वो सर पर से उड़ी हुई थी। खुशबू उसके साथ ही थी। खुशबू भी आज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसने येलो रंग का आउटफिट पहना हुआ था और अपने दुपट्टे को पीछे से अपने हाथों में लिया हुआ था। कुछ देर बाद राधिका अक्षता के रूम में आती है और अक्षता को इतना खूबसूरत देखकर उसकी नज़र उतरती है और अपनी आंखों से काला टीका लेकर उसके भी गले के पीछे लगा देती है। फिर कुछ देर बात करने के बाद वो रूम से चली जाती है। तभी वहां पर ओंकार आता है और अक्षता का रूम का डोर लॉक करने लगता है। तो खुशबू डोर ओपन करती है और जैसे ही खुशबू ओंकार के सामने आती है, ओंकार उसे एकटक देखने लगता। ओंकार तो खुशबू के सुंदर चेहरे में कहीं को ही गया था। खुद को ऐसे किसी अनजान आदमी को देखते पाकर खुशबू थोड़ी तेज आवाज में कहती है, ओ हेलो मिस्टर, यहाँ क्यों आए हो और ऐसे क्यों मुझे देख रहे हो? खुशबू की आवाज सुनकर ओंकार होश में आता है और फिर अपना सीरियस फेस बनाकर कहता है, भाई ने ये पेपर्स भेजे हैं, इस पर साइन करना है, साइन कर कर मुझे दे दो। उसकी बात को खुशबू समझ नहीं पाई और कहा, पहली बात तुम्हारा भाई कौन है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, दूसरी बात कि तुम्हारे भाई को मेरी सिग्नेचर क्यों चाहिए? खुशबू की बात सुनकर ओंकार कहता है, मेरे भाई को तुम्हारी सिग्नेचर नहीं चाहिए बल्कि दुल्हन की सिग्नेचर चाहिए, ये डिवोर्स पेपर है। उसकी बात सुनकर खुशबू अंदर चली जाती है और अक्षता से उन पेपर्स पर साइन करवाकर ओंकार को दे देती है। ओंकार भी उन पेपर्स को लेकर वापस ओबरॉय के होटल में आ जाता है। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है और शादी का टाइम हो जाता है। शादी के टाइम होने पर अभय एकांश के रूप में आता है और उसे कहता है, चल भाई तेरी डाइवोर्स वाली शादी का टाइम हो गया। उसके ऐसे कहने पर एकांश उसे घूर के देखने लगता है। पता नहीं क्यों, लेकिन एकांश को उसकी बातें अच्छी नहीं लगी थी, पर क्यों ये बात एकांश भी नहीं जानता था। एकांश को खुद को ऐसे घूरता देखकर अभय चढ़ते हुए कहता है, तू अब मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है? फिर उसके बगल में रखे टेबल पर उस डिवोर्स पेपर को देखते हुए कहता है, तू जो सबको ऐसे घूर घूर के डरते रहता है ना, जा मैं तुझे शराब देता हूं कि तू इसी डाइवोर्स पेपर को हवन कुंड में जलाएगा और अपनी शादी पूरी करेगा। एकांश उसकी बात पर कुछ का पता उससे पहले ही ओंकार आता है और कहता है, भाई जल्दी चलिए नीचे, पंडित जी आपको बुला रहे हैं। उसकी बात सुनकर एकांश नीचे जाने लगता है और अभय भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। मंडप में बैठने के बाद एकांश अपनी नज़र चारों तरफ घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी को ढूंढ रहा हो, और ये सच भी था, वो अक्षता को ढूंढ रहा था, मतलब अपनी सीक्रेट क्वीन को। पर हर तरफ नज़र घूमने के बाद भी उसे अक्षता नहीं दिखाई दी, जिससे उसे अब गुस्सा आने लगा था। उसने तो सोचा था कि अक्षता भी इसी शादी को अटेंड करने आई होगी, जिस कारण वो उसे कल अच्छे से मिल पाएगा और उसे सारी बात क्लियर कर पाएगा। पर उसे तो अक्षता कहीं दिख ही नहीं रही थी। अब कहीं ना कहीं उसे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं वह फिर से उसे दूर ना हो जाए। उसने 1 साल से भी ज्यादा की तड़प सही थी और अब उससे ये तड़प सहन नहीं हो रही थी। अब भला उसको कौन बताए कि जिससे वो शादी कर रहा है वो वही है जिसे वो ढूंढ रहा है, और दुल्हन इतनी जल्दी थोड़ी आती है। धीरे धीरे सारी रस्में होने लगी और एकांश बेमन से सारे रश्मि करने लगा, और इस दौरान वो अपनी नज़रें हर तरफ घूम रहा था ताकि उसे उसकी सीक्रेट क्वीन देख सके। तभी पंडित जी दुल्हन को बुलाने के लिए कहते हैं, तो राधिका अक्षता को लेने के लिए उसके रूम में चली जाती है। कुछ ही देर में राधिका और खुशबू अक्षता को लेकर मंडप की तरफ आती है। अभी तक ना तो एकांश ने अक्षता को देखा था और ना ही अक्षता ने एकांश को देखा था। अक्षता अपनी नज़रें झुकाए आ रही थी और एकांश जलती हुई अग्नि को देख रहा था। उसे बार बार अक्षता का ही चेहरा याद आ रहा था। और तभी अक्षता मंडप में आ जाती है और एकांश के बगल में बैठ जाती है। कुछ मंत्र उच्चारण करने के बाद पंडित जी कहते हैं, अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। पंडित जी की बात सुनकर अक्षता और एकांश दोनों ही खड़े हो जाते हैं, और खुशबू और राशि दोनों ही एक बड़े से थाल में वरमाला लेकर उन दोनों के बगल में खड़ी हो जाती हैं। अभय की नज़र राशि पर और ओंकार की नज़र खुशबू पर से है ही नहीं रही थी, वो दोनों बस उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। अक्षता खुशबू के थल में से वर्णमाला उठाती है और एकांश को पहनने के लिए उसके तरफ देखती है। जब अक्षता एकांश को देखते हैं तो उसकी आंखें भरी भरी हो जाती हैं। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सच में उसकी शादी एकांश ओबरॉय से हो रही है। इस बात का एहसास होते ही कि उसकी शादी एकांश से हो रही है, वह खुश हो जाती है। कहीं ना कहीं अक्षता भी एकांश को पसंद करने लगी थी, पर फिर ये बात याद कर कि उसे इस डिवोर्स भी देना है, वो उदास हो जाती है और अपना सर नीचे कर लेती है। उसे कल रात की सारी चीज़ याद आ रही थी और धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर कर एकांश को पहना देती है। अक्षता के आंखों में अभी नमी थी, इसलिए वो अपनी पाल के बार बार झकने लगती है ताकि उसकी आंसू उसके आंखों से बाहर ना आ पाए। वही एकांश से तो बस अक्षता को ही देख रहा था। जब उसने अक्षता को अपनी दुल्हन के रूप में देखा था तब तो वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गया था।
ऊपर से अक्षता की खूबसूरती पर से वो अपनी नज़र भी नहीं हटा पा रहा था। उससे तो बिन मांगे उसकी मुराद मिल गई थी। एकांश अपने मन में ही कहता है तो सीक्रेट क्वीन कोई और नहीं बल्कि अक्षता ठाकुर ही है। नहीं नहीं, अक्षता ठाकुर नहीं बल्कि अक्षता एकांश ओबरॉय। और ये कहने के बाद उसके चेहरे पर एक ओरिएबल स्माइल आ जाती है। तभी राशि एकांश के हाथ को हिलाते हुए कहती है, भाई आप कहाँ खोए हैं, माला पहनाइए इन्हें। राशि की आवाज़ सुनकर एकांश होश में आता है और बिना देरी किए अक्षता को माला पहना देता है। और यह सब कुछ अभय बहुत ही अच्छे से नोटिस कर रहा था। अभय कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बद्दुआ काम करने वाली है। काश कि मैं कुछ और बद्दुआ दी होती तो शायद वो भी काम करती। और ऐसे ही धीरे धीरे शादी की आगे की रस्म में भी होने लगती है। अक्षता और एकांश दोनों ही मंडप में बैठे हुए थे और शादी के सारे रस्म में कर रहे थे। जहां एकांश बहुत ही ज्यादा खुश था, वही अक्षता थोड़ा सा दुखी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे एकांश से डिवोर्स लेना होगा, और वैसे भी उसने तो डिवोर्स पेपर पर साइन भी कर दिए थे। तभी पंडित जी उन दोनों को फेरों के लिए खड़ा करते हैं और दोनों ही फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे ही एकांश खड़ा होता है उसकी नज़र अभय जाती है और एकांश को अभय की कही गई बात याद आ जाती है, और उसे ये भी याद आ जाता है कि उसने डिवोर्स पेपर पर साइन किए हैं और अक्षता ने भी किए हैं, जिसे याद कर कर एकांश को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो इस सारे से ओमकार को अपने पास बुलाता है। एकांश का इशारा को समझकर ओमकार एकांश के पास आता है तो एकांश ओमकार के कान में कुछ कहता है, जिसे समझकर ओमकार एकांश के रूम में चला जाता है। एकांश फेरों के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था तो सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिर क्यों एकांश पैरों के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। पर कुछ ही देर में ओमकार एकांश के पास आता है और उसे एक फाइल पकड़ा देता है, और उस फाइल को देखकर तो अभय सच में सदमे में ही जाने वाला था। एकांश उसे देखा है और तिरछा मुस्कुरा देता है। उस फाइल को देखकर तो अक्षता भी चौंक गई थी। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह फाइल उनकी डिवोर्स पेपर्स की फाइल थी। फिर एकांश बिना देरी किए उस फाइल को हवन कुंड में डाल देता है और फिर अक्षता का हाथ पकड़कर फेरे लेने शुरू कर देता है। सभी लोग और अक्षता ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक गए थे। अक्षता को तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि आखिर एकांश ने डिवोर्स पेपर को हवन कुंड में क्यों जला दिया। और अभय तो सदमे में ही चला गया था। वो बस अपने आप को ही खुश रहा था कि उसने उसे टाइम कुछ और क्यों नहीं मांगा। 4 फेरे पूरे होने के बाद पंडित जी कहते हैं, बाकी के 3 फेयर लड़की आगे चलेगी। पंडित जी की बात सुनकर एकांश बिना देरी किए अक्षता के पीछे आ जाता है। जब से एकांश ने अक्षता को देखा था तब से एकांश को इस शादी को करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गई थी। और एकांश की स्पीड देखकर सभी लोग सच में पड़ गए थे। अक्षता धीरे धीरे कदमों से फेरे ले रही थी, जिससे एकांश को इरिटेशन होने लगी थी। वो शादी जल्दी से जल्दी करना चाहता था, जिससे एकांश अक्षता को अपने गोद में उठा लेता है और फेरे लेने लगता है। ये देखकर तो सबकी आंखें ही बाहर आ गई थी, और बेचारी अक्षता को तो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इसी तरह एकांश और अक्षता की फेरे भी पूरी हो जाता है, और फिर एकांश अक्षता की गले में मंगलसूत्र पहना है और उसके मांग में सिंदूर भरता है। एकांश के अक्षता की मांग में सिंदूर भरते वक्त अक्षता के नाक पर भी कुछ सिंदूर गिर जाता है, जिसे एकांश पूछने ही जा रहा था कि पंडित जी कहते हैं, अरे बेटा उसे मत पूछो, ये तो शुभ संकेत है। पंडित जी की बात सुनकर एकांश सवालिया नजरों से पंडित जी को देखने लगता है। एकांश के नज़र को पहचान कर पंडित जी कहते हैं, बेटा ऐसा माना जाता है कि जिस भी लड़की के नाक पर सिंदूर गिरता है उसका पति उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। पंडित जी की बात सुनकर एकांश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में सोते हुए कहता है, सही कहा आपने पंडित जी, मैं इसे हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। और इसी तरह शादी संपन्न हो जाती है। फिर एकांश और अक्षता उठकर सभी बड़ों का आशीर्वाद देते हैं। इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। लो हो गई शादी और पता चल गया सच्चाई। कहानी में आगे क्या होने वाला है, अभी एकांश अक्षता को कैसे कैसे सरप्राइज देने वाला है, अभी कहानी में बहुत कुछ बाकी है। अभी तो लंदन वाला चैप्टर भी खोलना बाकी है। अगला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस चैप्टर से भी ज़्यादा यकीन मानिए आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि अगले चैप्टर में एकांश का जलना होगा, अक्षता का डर होगा और कुछ सच्चाई खुलेंगे। आखिर किस बात से डरकर अक्षता लंदन से इंडिया जा रही है? आपको ये चैप्टर कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और ना आए तो यह कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या नहीं पसंद आया, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग इन सारे क्वेश्चंस के आंसर गैस करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। CH11 चिंता मत करो, मैं यहाँ कुछ नहीं करने वाला। क्विक किस। राधे राधे। शादी संपन्न हो गई थी। अक्षता और एकांश सभी बड़ों का आशीर्वाद ले रहे थे। जहाँ एकांश हद से ज्यादा खुश था, वहीं पर अक्षता अपने ख्यालों में ही गुम थी। अक्षता को एकांश से पहली मुलाकात से लेकर अब तक की सारी चीजें उसके आंखों के सामने घूम रही थी।
तभी अचानक से अभिनव आता है और अक्षिता के गले लग जाता। अभिनव के अचानक से गले लगने से अक्षिता होश में आती है और फिर जैसे ही अक्षिता को एहसास होता है कि अभिनव उसके गले लगा है तो वो भी उसके गले लगाती है। पर अक्षिता के बगल में खड़ा एकांश उसे अपनी जलती हुई निगाहों से देख रहा था। एकांश को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि कोई और इंसान अक्षिता के गले लगे भले। असम में एकांश को नहीं पता था कि अभिनव अक्षिता से गले मिला है, क्योंकि एकांश ने अभिनव का चेहरा नहीं देखा था जब वो अक्षिता के गले लगा, नहीं तो एकांश को इतनी जलन नहीं होती। कुछ देर गले लगने के बाद अभिनव अक्षिता से अलग होता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। तब जाकर एकांश अभिनव को देखा है और उसका गुस्सा शांत होता है। एकांश भी अभिनव को समझ पा रहा था क्योंकि उसकी भी एक बहन थी और एक भाई बहन का रिश्ता वो समझता था। अभिनव जब अक्षिता से अलग हुआ तब उसकी नज़र एकांश पर गई। एकांश को देखते हैं उसे याद आ गया कि एकांश ने डाइवोर्स पेपर को जला दिया है। उसे याद कर अभिनव एकांश के तरफ देखते हुए अपनी भारी आवाज में कहता है, मिस्टर एकांश ओबरॉय, क्या मैं जान सकता हूं कि आपने डिवोर्स पेपर को क्यों जला दिया, जबकि पैसे आने के बाद आपको मेरी बहन को डिवोर्स देना ही होगा। मेरी बहन आपकी हमेशा के लिए बीवी नहीं है और इसीलिए जब तक वो आपके मेंशन में रहेगी तब तक वो अलग रूम में रहेगी, और इसीलिए इसके साथ अलीना आंटी भी जाएगी और जब अक्षिता वापस आएगी हमें लेना आंटी भी उसके साथ आएगी ताकि अक्षिता को वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। और अभिनव अभी अपना बात कंप्लीट भी नहीं कर पाया था कि एकांश अपने डीप टोन में कहता है, मिस्टर अभिनव ठाकुर, शायद आपने देखा नहीं, मैंने डिवोर्स पेपर को जलाकर उसके फेरे लिए हैं। मतलब साफ है कि अब आपकी बहन हमेशा हमेशा के लिए मेरी ही रहेगी, उसे अब पूरी जिंदगी मेरी बीवी बहन ही रहना होगा। फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, इवन इस जन्म में नहीं बल्कि हर जन्म में मेरे साथ ही रहना होगा। आपकी बहन को मुझे कोई दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। यह लास्ट वाली लाइन एकांश ने बहुत ही डीप और गंभीर होकर कहा था, जैसे वो वहां मौजूद सभी लोगों को चेतावनी दे रहा हो कि अगर कोई उसे अक्षिता से अलग करने की कोशिश करेगा तो उसकी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोने वाला। एकांश की इतनी खतरनाक बात और इतनी खतरनाक आवाज सुनकर एक पल के लिए अक्षिता बहुत ही ज्यादा डर गई। अक्षिता एकांश के आंखों में अपने लिए जुनून और पागलपन बहुत अच्छे से देख पा रहे थे, जिसे उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। वो बस यही सोच रही थी कि आखिर कब एकांश उसके लिए इतना जुनूनी बन गया। अभी भी अभिनव ने ही अक्षिता का हाथ पकड़ा हुआ था। एकांश ने एक नज़र के अभिनव और अक्षिता का हाथ दिखा और एक झटके में अक्षिता का हाथ अभिनव से चुरा लिया। असल में एकांश को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया था जब अभिनव ने उसे अक्षिता से दूर जाने की बात कही थी, वरना वो भाई बहन के बीच में कभी ना आता। एकांश की बातें और हरकतें देखकर वहां मौजूद सभी घर वाले और मेहमान आंखें सारे और मुंह खोल सब कुछ देख रहे थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया है एकांश के साथ कि वह अक्षिता के लिए इतना पागल बन गया। जो इंसान लड़कियों से कोसों दूर रहता था वो एक लड़की के पीछे के ऐसे कैसे पड़ गया। वही साइड में प्रेम और आदित्य खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। सारी बातें होने के बाद प्रेम और आदित्य एक दूसरे से गले लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद अलग होते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, हमारा प्लान सक्सेस रहा। सभी प्रेम अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, हाँ यार बात तो तूने सही, हम दोनों ने बचपन में ही तय कर दिया था कि अक्षिता और एकांश की शादी करवाएंगे, पर एकांश और अक्षिता तो एक दूसरे से मिलने को तैयार ही नहीं थे, जिस कारण हम लोगों को डुप्लीकेट पेपर्स बनवाने पड़े, वो भी हमारे पिताजी के नाम पर। फिर प्रेम की बातें को कंटिन्यू करते हुए आदित्य कहता है, हाँ और वह पेपर्स में ये लिखा हुआ था कि इन दोनों को एक दूसरे से शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो 50,000 करोड़ रुपए दोनों के पास जो है वह डूब जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, उनके पैसे आने के पास रहेंगे। भले वह शादी करते या ना करते पर हम लोग को यह सब करना पड़ा। यही सब सोचते सोचते हैं वो दोनों हंसते थे और फिर से गले लग जाते हैं। असल में आदित्य और प्रेम दोनों ही बचपन के दोस्त थे और दोनों के पापा की दोस्त थी। जब उनके पापा मिलने आते थे तो उन्हें भी साथ लेकर आते थे, जिससे उन दोनों की भी गहरी दोस्ती हो गई थी। और जब उनके घर में एकांश और अक्षिता हुए तभी उन लोगों ने तय कर लिया था कि उन दोनों की शादी करवाएंगे, पर उन दोनों को देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि वो दोनों कभी शादी करेंगे। अक्षिता शादी के लिए मान भी गई तो एकांश नहीं मानने वाला था, इसलिए उन लोगों ने यह सब कुछ किया। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी एकांश अक्षिता को अपना लगा। उन्होंने तो सोचा था कि धीरे धीरे एकांश को अक्षिता तरह से प्यार हो ही जाएगा और तब तक बोलो इस प्रॉपर्टी वाले चीजों में उसे उलझाए रखेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे विदाई की सारी रस्में होने लगती है। अब घर में सबको पता चल चुका था कि ये शादी अब कभी नहीं टूटने वाली है, इसीलिए राधिका बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी। अभिनव की जिद पर एलिना भी अक्षिता के साथ ओबरॉय मैंशन जा रही थी, क्योंकि अभिनव को थोड़ा सा भी एकांश पर विश्वास नहीं था। होता भी कैसे, अभिनव एकांश के हर रूप से वाकिफ था। अभिनव को डर था कि कहीं एकांश से गुस्से में आकर अक्षिता को कोई नुकसान न पहुंचा दे, और डर से अक्षिता उसे कुछ बताने से झिझके। कम से कम अलीना वहां का हर एक अपडेट अभिनव को दे तो सकती थी, इसीलिए अभिनव ने अनीना को भी अक्षिता के साथ भेजने का फैसला किया था। और धीरे धीरे विदाई के भी सारी रस्म हो जाती है
और सभी लोग अक्षिता को फूलों से सजी गाड़ी में बैठा देते हैं। एकांश भी उसके बगल में आकर बैठ जाता है और धीरे धीरे गाड़ी और एकांश की गाड़ियों का काफिला वहां से निकलने लगता है। वो लोग होते नहीं जा रहे थे, बोलो डायरेक्ट मुंबई आ रहे थे, इसलिए वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकले थे। गाड़ी में ना तो अक्षिता ने कुछ बात की थी और ना ही एकांश ने कुछ बात की थी। एकांश तो अपना लैपटॉप लेकर काम कर रहा था और अक्षिता बाहर खिड़की के नज़ारे देख रही थी। एकांश ने सोचा था कि मुंबई पहुंचने से पहले जितना काम हो सके वो कर ले, ताकि मुंबई पहुंचने के बाद उसे अक्षिता के साथ टाइम स्पेंड करना था। उसने बहुत कुछ सोच रखा था अक्षिता के साथ। कुछ देर में उनका काफिला एयरपोर्ट के पास पहुंचता है और ओबरॉय फैमिली अपने प्राइवेट प्लेन में जाकर बैठने लगते हैं। अक्षिता जब उन लोगों के पीछे पीछे जाने लगती है तब एकांश उसका हाथ पकड़ लेता है। एकांश के ऐसे अचानक हाथ पकड़ने से अक्षिता उसे सवाल या नज़रों से देखने लगती है। अक्षिता के एक्सप्रेशन देखकर एकांश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम वहाँ कहाँ जा रही हो स्वीट हार्ट? हमारा प्लान दूसरा है जिसमें केवल तुम और मैं रहूंगा, बाकी सभी दूसरे प्लेन में जाएंगे। एकांश की बात सुनकर अक्षिता को घबराहट होने लगती है। अक्षिता के फेस पर घबराहट देखकर कौन से उसके पास आता है और उसके कमर पर हाथ डालकर उसे खुद से चिपक लेता है। एकांश के ऐसे करने से अक्षिता का दोनों हाथ एकांश के चेस्ट पर आ जाता है। फिर एकांश अक्षिता के गर्दन की तरफ थोड़ा झुककर उसके कान के पास आकर बहुत ही सिडिक्टिव वॉइस में कहता है, चिंता मत करो, मैं यहाँ कुछ नहीं करने वाला और ना ही प्लान में कुछ करूँगा, उसके लिए तो मैं बहुत कुछ सोचा है। हमारी फर्स्ट नाइट तुम्हें हर रात याद आएगी। इतना कहकर एकांश उसके गाल और गले पर किस करता है और उसके ईयरलोब को अपने दांत से काट लेता है, जिससे अक्षिता शिहर जाती है। अक्षिता के लिए ये सब बिल्कुल नया था। एकांश पहला लड़का था जो उसकी इतनी करीब आया था। एकांश फिर झटके से अक्षिता को अपने गोद में ले लेता है। अक्षिता तो पहले वाले मूवमेंट में ही कहीं खोई हुई थी और फिर अचानक से गोद में लेने से अक्षिता थोड़ा चौंक गई और गिरने के डर से एकांश के गार्डन में अपने हाथ बांध लिए। फिर एकांश उसके तरफ देखा है और उसके होठों पर एक क्विक किस कर उससे अलग होता है और अपने प्राइवेट प्लेन में उसे लेकर जाता है। एकांश के ऐसे करने से अक्षिता का शर्मा जाती है और अपनी नज़रें झुका लेती है। अक्षिता को इस वक्त इतनी शर्मा रही थी कि उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था, जिसे देखकर एकांश को उसे एक बार और किस करने का मन करता है और वो फिर से अक्षिता के होठों को अपने होठों से छू लेता है, लेकिन जल्दी अलग हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ज़्यादा देर उसे किस करता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा और उसका पूरा प्लान खराब हो जाएगा, जो कि वो नहीं चाहता था। और इसी के साथ अक्षिता का चेहरा और भी लाल हो जाता है। कुछ ही देर में वो अपने प्राइवेट प्लेन में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ ठाकुर लोग अपने होटल में बैठकर सारी चीज़ देख रहे थे। उन्होंने सोचा क्या था और क्या हो रहा था शिवाय आदित्य के। उन लोगों ने सोचा था कि वह लोग एक दिन बाद मुंबई जाएंगे। पहले बोल काशी विश्वनाथ टेम्पल का दर्शन करना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने शाम को दर्शन करने के बारे में सोचा और सुबह मुंबई निकालने के बारे में। एकांश और अक्षिता का प्लान। जैसे ही एकांश अक्षिता को प्लेन में लेकर आता है, अक्षिता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बराबर कर चारों तरफ देखने लगती है। उसको ऐसा देखकर एकांश उससे कहता है, क्या देख रही हो स्वीटहार्ट, ये सारी पेंटिंग्स तुम ही ने बनाई है। इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। कहानी में आगे कौन सा मोड़ आने वाला है? अक्षिता एकांश का पागलपन देखकर कैसा रिएक्ट करेगी? अक्षिता प्लेन देखकर इतना सॉफ्ट हुई है तो एकांश का रूम देखकर उसका क्या होगा? कैसे झेलेगी एक कांच का पागलपन अक्षिता? आखिर किस बात से डरकर अक्षिता लंदन से इंडिया जा रही है? ऐसा क्या हुआ था उसे दिन कॉलेज में? इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। आपको ये चैप्टर कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और ना आए तो यह कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या नहीं पसंद आया, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग इन सारे क्वेश्चंस के आंसर गैस करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। टू बी कंटिन्यू। RS नॉवल स्टोरी।